जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। रायमंड टीमन अभिक्रिया, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, समझ आया। फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित मध्यवर्ती बेंजीन क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सैलिसल्डिहाइड बनाता है यह, ठीक है। रायमंड टीमन अभिक्रिया कुल में अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, और रायमंड टीमन अभिक्रिया सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। बेंजीन का OH है, इसी को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर फिनाल, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर OH है तो उसको फिनाल कहते हैं, ठीक है। CH3Cl प्लस NOH की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है तो सोडियम फिनाक्साइड प्लस आर्थो प्लस CHCl2 NOH की उपस्थिति में फिर क्रिया कराएंगे तो ONaCHO बनेगा, ठीक है। लास्ट में देखिए फिनाल के साथ ऑर्थो प्लस CHO जुड़ जाता है, यानी कि सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अगला है फिनाफ्थलेन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, फिनाफ्थलेन अभिक्रिया क्या होता है बताइए, ठीक है। इसको देखिए, फिनाल के दो अणु प्लस, अब देखिए फिनाल के दो अणु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया को याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। दो कार्बन, एक कार्बन के डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, दूसरे भी कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और इन दोनों से सिंगल सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, ठीक है। वो क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो यह देखिए अभिक्रिया होता है, हल्का चेंज है, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए इससे क्या निकालना है हमको, इन यह एक एच है, एक सी एक एच है, इस एच और दो एच है, एक ओ है, ठीक है। H2O बन जाएगा, ठीक है, बाहर निकलेगा H2O, सारा वैसे ही लिख देना है, ठीक है। इन दोनों को मिला देना है, ठीक है, कार्बन के साथ इनको मिला देना है, ठीक है। इसी को फेनाफ्थलीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला है टिंडल प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाता है टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव देख लीजिए, जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन जब इसी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित हो जाता है तथा दोनों किनारों पर चमकते हुए शंकु दिखाई देते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर अभी बताएंगे फिगर से, जिन्हें टिंडल शंकु कहते हैं, और इस प्रक्रिया को या इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। इसका फिगर देख लीजिए, फिगर के साथ में बनाइएगा परीक्षा में, ठीक है। क्योंकि फिगर अगर बना देते हैं और कोशिश में लिख देते हैं जरूर उसको नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगला है टिंडल प्रभाव की, देखिए यानी कि नोट्स, टिंडल प्रभाव की घटना कोलाइडी कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। पहला यही कारण है, यानी कि टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो टिंडल प्रभाव की घटना कोलाइडी कणों के प्रकीर्णन के कारण होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन है, प्रकाश की तीव्रता और कणों का आकार, ठीक है। अगला है अपोहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अपोहन देख लीजिएगा, आता है कि अपोहन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, अपोहन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि, ठीक है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जाते हैं तथा अशुद्धियों के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से अशुद्धियों को अलग करने की घटना को ही अपोहन कहते हैं, यानी कि अर्धपारग झिल्ली द्वारा अशुद्धियों को कोलाइडी विलयन से अलग करना ही अपोहन कहलाता है, ठीक है। इस फिगर को देख लीजिएगा, इधर से जल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये कोलाइडी के कण है जो ग्रीन वाला, और क्या है, ये क्या है, अशुद्धियों के कण है, ठीक है। तो इसमें क्षमता है, ठीक है, केवल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यानी कि अर्धपारग झिल्ली से कोलाइडी विलयन में से अशुद्धियों को अलग करने की घटना को यहाँ अपोहन कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और है, ठीक है, देख लीजिए, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली में लेकर उसे पानी से भरे टैंक में लटका दिया जाता है, जिसमें ऊपरी सिरे से जल आता है और निचले सिरे से जल निकलता रहता है। अशुद्धियों कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जल जल के साथ बह जाते हैं तथा शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है अस्कंदन या अवक्षेपण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
आ जाता है स्कंदन या अवक्षेपण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टिप्पणी में। ठीक है, स्कंदन देख लीजिए, स्कंदन या अवक्षेपण, या तो अवक्षेपण नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन, या स्कंदन। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ। अगला इस क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को ही स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को ही स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, आर्सेनी आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य बेरियम क्लोराइड मिला दिया जाता है तो आर्सेनियस सल्फाइड का जलीय विलयन अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन, इसका सूत्र क्या देख लीजिएगा, AsSO2 प्लस BaCl2 BaSO2 प्लस AsCl2। ठीक है, इस क्या को लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है पेप्टिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। जैसे पेप्टिकरण पर आ जाता है, पेप्टिकरण पर टिप्पणी लिखिए या स्कंदन पर। ठीक है, अब देखिए पेप्टिकरण, इसको देख लीजिए, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में, ठीक है, जो हाल ही बना हो, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो यह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में FeCl3 मिला दिया जाता है तो यह कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका अब क्रिया देख लीजिए, FeOH का हल ट्राइस प्लस FeCl3 के उपस्थिति में होता है क्रिया। ठीक है, तो FeOH का हल ट्राइस देखिए यहाँ पे क्या है, Fe प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, अब देखिए नोट क्या है, देख लीजिएगा, स्कंदन, स्कंदन के विपरीत अपक्रिया होती है तो वह पेप्टिकरण कहलाती है। ठीक है, जबकि पेप्टिकरण के विपरीत अपक्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। इस दोनों अपक्रिया को, यानी कि दोनों दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, स्कंदन के विपरीत को पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, पेप्टिकरण के विपरीत अपक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, अगला है संक्रिय ऊर्जा। क्या है संक्रिय ऊर्जा, किसी भी अपक्रिया के अभिकारक को उत्पाद में बदलने की वह न्यूनतम ऊर्जा को ही संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, एक या दो नंबर पूछ सकता है। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये क्या है, किसी भी अपक्रिया के अभिकारक को उत्पाद में बदलने की क्रिया को ही, ठीक है, यानी कि उत्पाद में बदलने की वह न्यूनतम ऊर्जा को ही संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला है देहली ऊर्जा। क्या है, ठीक है, देहली ऊर्जा, प्रभावशाली टक्करों के लिए जो अणु के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, जो प्रभावशाली टक्करों की क्रिया संपन्न कर सकती है, उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला है, ये सारे आप केमिस्ट्री के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में अगर इससे बाहर आए तो, ठीक है, अगर इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप इस नोट्स बना लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, मैं मेरी गारंटी है कि आप केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे अंक पा जाएंगे। ठीक है, अगला है हार्डी सुलजे का नियम। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर टोटल पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप देखे नहीं है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें फिर से अगला है, देखिए हार्डी सुलजे का नियम क्या है, आ जाता है कि हार्डी सुलजे का नियम बताइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्कंदन से संबंधित हार्डी सुलजे ने एक नियम का प्रतिपादित किया जिसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। ठीक है, आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है उस टाइम कोई भी पूछ लिया जाता है कि हार्डी सुलजे का नियम क्या होता है, तो देख लीजिए, स्कंदन से संबंधित हार्डी सुलजे ने एक नियम का प्रतिपादित किया जिसे हम हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी। ठीक है, धनात्मक साल है देख लीजिए, प्रभावी आयन, ऋणात्मक यानी कि PO4-3। ठीक है, देख लीजिए SO4-2 यानी कि Cl माइनस, ऋणात्मक साल है प्रभावी आयन स्कंदन सामर्थ्य। ठीक है, धन आयन। ठीक है, SN+4। ठीक है, Al3 प्लस Ba+2। ठीक है, अगला है डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, एल्कोहल के अधिक में, ठीक है, यानी कि एल्कोहल की मात्रा अधिक हो, ठीक है, एल्कोहल मतलब दारू, ठीक है, एल्कोहल की अधिक में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल बनकर तैयार होता है, ठीक है। इसको इस सब के देख लीजिएगा, C2H5OH, C2 एथिल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH प्लस H2SO4, इसी को सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र H2, यानी कि सांद्र H2SO4 प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, ठीक है, इसका तापमान क्या रहेगा, 110 से 120 ताप हो रहेगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब के लिए क्या बनेगा, देखिए C2H5HSO4 प्लस H2O, ठीक है, जल बाहर हो जाएगा, एथिल, इसको देखिए जो अब क्रिया बनकर तैयार हुआ इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब देखिए चरण नंबर 2, पहला चरण था यानी कि यह बनकर तैयार हुआ। अब देखिए जब हम फिर से, यानी कि जो बन के तैयार हुआ है, जब हम फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, जो बन के तैयार हुआ है, फिर इसी में अगर C2H5OH से क्रिया कराएंगे, ठीक है, जिसको आप दारू कहते हैं, C2H5 के एल्कोहल से, यानी कि जो बनकर तैयार हुआ है, इसी में फिर से C2H5OH से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनता है, देखिए जब हम फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया यानी कि इसी में एथिल एल्कोहल से कराते हैं तो, और इसकी तापमान 140 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, ठीक है। अब देखिए C2H5HSO4 जब बनकर तैयार हुआ है प्लस C2H5OH, अब देखिए क्या बनता है, ठीक है। तो C2H5 देखिए बीच में क्या है, वो आ गया है, ठीक है, C2H5, ये भी जो C2H5, अब देखिए क्या बन गया, क्या तैयार हुआ, अलग हुआ, H2SO4 हो गया, ठीक है। इस सब क्रिया को देखिए डाई एथिल था, देखिए C2H5 दो है, ठीक है, तो डाई, ठीक है, डाई एथिल ईथर, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।